यह घटना हुई रोहतक की, उस पर आप क्या कहेंगे? हम जब वहाँ पर गए तो मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गया, एंड जबकि प्रोटोकॉल में मैं उनसे सीनियर भी हूँ। जब आप इस प्रकार से प्रोटोकॉल ब्रेक करते हैं, जब आप इस प्रकार से डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए जी, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जिनके साथ आप किसी भी प्रकार की कोई भी बदतमीजी करें और वो सुनते रहेंगे। जैसे आईपीएस एसोसिएशन ने कंडेम किया है, उस तरह आप ही स्पीकर साहब को इसकी सूचना दे रहे हैं। मैं प्रिविलेज कमेटी में जाने का काम करूँगा और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, मैं अभी तक उनसे मिला नहीं, मैं उनसे मिलूंगा और मैं अपना पक्ष रखूंगा। और मैं एसपी साहब मेरे पे इतना फोकस कर रहे हैं कि मैं डीसी साहब से क्या बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा उनको अपने ज़िले पे फोकस करना चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है रोहतक में। ये इस प्रकार की राजनीतिक चीज़ों से हट करके उनको अपने ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए। मेरी जिम्मेवारी मुझे निभाने से रोक रहा है तो फिर भाई मैं उसके अंदर पीछे नहीं हटूँगा। तो कल जो ये गाली वाला ट्रोल हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फैब्रिकेटेड है जी। चाहे मेरे जूनियर भी हो, मैं उनको भी सर बोलता हूँ, इज़्ज़त ना देने से मिलती है, मांगने से नहीं मिलती जी। हम देते हैं लोगों को, इज़्ज़त हमें मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं रानिया के एमएलए अर्जुन चौटाला जी। अर्जुन जी, पूरे हरियाणा में आपने प्रदर्शन किया महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल प्रोडक्ट के जो रेट बढ़े, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप क्या देखते हैं, किस तरह महंगाई बढ़ेगी? देखिए जी, बढ़ रही है महंगाई। तो आज भी तेल के दाम कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आज भी डीजल का दाम बढ़ा है। और दुखद बात यह कि देखिए, सरकार को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इस महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा यदि नुकसान किसी को हो रहा है तो आम आदमी को हो रहा है। महंगाई की मार सबसे ज़्यादा गरीब पर और आम आदमी पर पड़ती है। सरकार को 6 महीने से पता था, युद्ध काफ़ी लंबे समय में से चल रहा है। ये उससे पहले भी आप देखिए, जब युद्ध नहीं भी था तब भी क्या महंगाई नहीं बढ़ी? तेल 70 रुपये था, 70 से 100 रुपये तक किसकी सरकार में आए? पिछले 10 साल में आए। 10 साल में 70 से अगर हो गया, यानी 50% की बढ़त है प्राइस में 10 साल के अंदर। हर साल इसका मतलब 5% आपका तेल का रेट बढ़ रहा है जी। ये बहुत ज़्यादा है। किसी भी देश में ये आपके इन्फ्लेशन रेट से भी नहीं मैच करता। अब आप एक चीज़ देखिए, इसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको होता है? जब दुनिया भर में बैरल के भाव कम होते हैं तब भी भारत के अंदर तेल का भाव बढ़ता है। ये कोई आज की दिक्कत थोड़ी है महंगाई जो बढ़ रही है। ये तो कह देंगे ओहो जी वॉर है, अरे पिछले 10 साल से थोड़ी चल रहा था वॉर, पिछले 10 साल से ये सब थोड़ी हो रहा था। पर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो है प्रति बैरल 108 रुपये है, वो तो नहीं बढ़ा, तो फिर ये महंगाई बढ़ने का कारण? ये तो सरकार इसका जवाब दे। सरकार सप्लाई की अगर बात करती है तो फिर आपने ये झूठ क्यों बोला कि भी हमारे पास स्टॉक पड़े हैं? आप एक दिन पहले बोलते हैं स्टॉक है और अगले दिन प्रधानमंत्री जी आके टीवी पे कहते हैं कि नहीं भाई, देश के अंदर बहुत दिक्कत आएगी। अब इसका हम क्या 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 मतलब निकाले कि भाई क्या मिनिस्ट्री की पीएमओ के साथ बात नहीं हो रही? क्या उन दोनों के भाई आपस में रिस्पॉन्स नहीं मिल रही? क्या दिक्कत है? क्योंकि भाई आपकी दिक्कत की वजह से आपको नहीं उठाना पड़ता। आपका तो सारा खर्चा सरकार दे रही है ना, वही पब्लिक टैक्स पेयर से आपका सारा खर्चा निकलेगा। पैसा किसका लग रहा है? उस टैक्स पेयर का लग रहा है जो पहली बार टैक्स तो दे ही रहा है आपको, उसके बाद महंगाई की मार भी उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। तो जब ऐसे मुद्दे आ जाते हैं तो सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं होती? सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, लेकिन सुनवाई होती कहाँ है? मैं तो कहता हूँ कर भी लेंगे तो इसका असर नहीं पड़ता। देखिए जी, सरकार वो कामयाब पॉलिसी बना सकती है जो सबकी सुने। जब सरकार तानाशाही पर आ जाती है, यस मैन की हो जाती है, मैंने देखा जी, मोदी जी ने कहा कि क्या कहते हैं भी तेल कम यूज़ करो, सारे लाइन में लग गए, कोई साइकिल चला रहा है, कोई बस में बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, स्टॉक करना शुरू कर दिया। अरे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दो ना, आप 2 दिन का ये तमाशा क्यों करो? मैं वाकई में ही, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो तो कौन अपना तेल यूज़ करके, कौन गाड़ी की हैसियत लेके, कौन करके राजी है? आप चलो मेरे साथ, हम चलते हैं सिरसा के आखिरी बॉर्डर के पास के लगते गांव में। आप मेरे को बता दो कौन से गांव तक बस पहुंचती है? जाती ही नहीं है बस। आप ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे लोगों को, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे लोगों को, और फिर आप लोगों को बोल रहे हो अपना खुद का साधन भी ना चलाओ। लोग क्या करें? आप तो 4 दिन घूम लोगे साइकिल में, उसके बाद आपने तो वापस अपनी गाड़ियों में बैठना और चलना है। लेकिन मार किसके ऊपर पड़ती है? मार इस देश के युवा पे पड़ती है, देश की गरीब पे पड़ती है, देश की महिला पे पड़ती है, जिसका आज गैस का सिलेंडर देखो कितना महंगा हो रहा है। सब परेशान हो रहे हैं। नहीं विधायक जी, जिसने प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा ना करें, वो सारे आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो
अगर आप ये बात कहते हैं तो आपके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। देखिए जी, भारत की तरफ से बात करने एक डिप्लोमेट जाता है, वो एक अलग चीज़ है। प्रधानमंत्री स्वयं जाता है, वो एक अलग चीज़ है। जब डिप्लोमेट जाता है, एम्बेसडर, पहली बात तो उस देश में होता है, वो बात करता है, ट्रेड की बात वो भी कर सकते हैं जी। मिनिस्ट्री से अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करो तो वो भी बात कर सकते हैं। आपके स्वयं जाने से जो खर्चा शायद कोई करोड़ 2 करोड़ लगना था, वो कई 100 करोड़ का हो जाता है। ठीक है, अब उसमें भी तो डॉलर को ही फायदा है। जब आप सोना ना खरीदने की बात करते हैं तो भाई भारतीय नागरिक तो आपस में लेन देन कर रहे हैं सोना का। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, जा कौन रहा है बाहर, कौन खरीद रहा है सोना, आप ये सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए ना कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, खरीद कौन रहा है सोना? आप खरीद रहे हो, आम आदमी के बस से बाहर है। बस से बाहर है। बाहर कौन जा रहा है? आम आदमी। मेरे को बताओ ना, कौन अमेरिका की कौन टूर मार रहा है, कौन यूरोप जा रहा है, कौन सा आम आदमी जा रहा है? आम आदमी तो अपने कोई शिमला तक चले जाए उसके लिए वही बहुत है। बिल्कुल। आप देखिए सर, खर्चा कितना ज़्यादा है, तेल की मार कितनी ज़्यादा है। एक आम घर जो मान के चलो, एक मिडिल क्लास फैमिली जो मिनिमम सेविंग्स के साथ अपना गुजारा कर रही है, आपको लगता है वो बाहर जाने का अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये तो आपके देश के 70% है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बाहर जाना, तो जा कौन रहा है? तो डॉलर इनसे कमज़ोर नहीं हो रहा। डॉलर की वजह से रुपया आपकी नीतियों की वजह से कमज़ोर हो रहा है। जो बैंकों में कैश नहीं है, 10,000 से ऊपर कैश नहीं दे रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? सर इसके अंदर भी आप ये देखिए ना कि हु इज़ टू ब्लेम। सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें मायने रखती है जी मेरे हिसाब से। भाई गलती किसकी है और उसके ऊपर क्या पर्याप्त कार्रवाई करी जा रही है। दो ही चीज़ें मैटर करते हैं। क्योंकि बैंक के अंदर धन ना होना, इसका मतलब है, क्योंकि बैंक के अंदर धन तभी आता है जब आप पैसे डालते हो जी। और फिर बैंक आपका पैसा आगे ब्याज पर देता है, इन्वेस्ट करता है, किसी और को दे देता है, 100 चीज़ें होती हैं। इसका मतलब जो धन आपने बैंक को दिया सुरक्षित रखने के लिए, उस धन का बैंक ने दुरुपयोग करा है। यानी बैंक के अंदर कोई ऐसे पॉलिसी बनाने वाले थे, चाहे वो बैंक के अंदर हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई मिला जुला उसके अंदर बिजनेसमैन हो, जो भी इसके अंदर हो, कोई भी हो जो भी इन्वॉल्व हो, चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने इस प्रकार से पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से इस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आप क्या उनको आइडेंटिफाई करोगे और क्या आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे, आपको ये बताना चाहिए। और कार्रवाई बताना क्यों करो। नहीं तो ये जो जैसे कैश नहीं मिल रहा, आपको क्या लगता है? आप तो अर्थव्यवस्था के विश्लेषक भी हैं, क्या लगता है कि ये रिसेशन की बात है? नहीं सर, मंदी है। मैंने सर हिस्ट्री ऑनर्स करी है, अर्थव्यवस्था का मैं विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे और लोगों से मैं पूछता रहता हूँ जो पता चलती है, तो सर सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए ना भाई, क्या होता है कि इकॉनमी के अंदर जब भी इस प्रकार की कोई भी स्थिति बनती है, दुनिया भर में आप कोई भी इकॉनमी देखो, ठीक है, चाहे आप कोई कहीं पर रिसेशन हुआ है, कहीं पर शेयर मार्केट क्रैश हुई है, कहीं पर हाउसिंग मार्केट क्रैश हुई है, उसके अंदर एक कोर जो चीज़ आपको मिलेगी जो सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है, वो बैंक है। बैंक ने उस पैसे का, जो पैसा लोगों ने बैंक में डाला, उसका कैसे प्रयोग करा, वो सही होता है तो इकॉनमी बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं जी। वो उसका दुरुपयोग होता है और बीच में क्या होता है, चंद ऐसे लोग आते हैं जो इतना ख़राब कर देते हैं जिसकी वजह से सबका नुकसान हो जाता है। उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो आम लोगों को उठाना पड़ता है और पूरी की पूरी इकॉनमी को उठाना पड़ता है। जैसे कि अभी, और इसके अंदर सिर्फ बैंक नहीं कहूँगा मैं, आज जो इकॉनमी की हालत है इसके अंदर जी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर कोई कह दे सिर्फ यूथ की वजह से हो रहा है तो वो गलत है। यूथ भी है इसके अंदर, लेकिन सरकार की गलत नीतियाँ भी हैं। सरकार की वो गलत नीतियाँ भी हैं जिसके अंदर आपने देश की सारी संपत्ति को फ्री में बांटने का काम करा है। गलतियाँ इसमें ये भी आपकी है कि आज आप देखो ना सर, ये कितनी बड़ी बात है और कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि कानून है कि भी किसी की भी अगर मोनोपोली बन जाए ना, किसी की भी अगर कोई मोनोपोली बन जाती है, उस मोनोपोली को रोकने के लिए कानून बनाए गए थे भारत देश में। बिल्कुल। उन कानूनों को पॉलिसी से रातों रात हटा दिया गया है। आप देखिए पूरी दुनिया में किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं था। पहली बार हमें भारत में देखने को मिल रहा है जहाँ पर मोनोपोली को रोकने की बजाय जो कानून उसको रोकते थे, जो पॉलिसीज़ उनको रोकती थी, उन पॉलिसीज़ को रातों रात हटा दिया गया। अब सर गेहूं के अंदर
इस पूरे देश के कारखानों पे केवल और केवल एक कंपनी की मोनोपोली होगी। हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान की फसल क्योंकि के सर रेट अब नहीं किसी भी चीज पे कोई भी कंपनी मोनोपोली बना सकती है। अगर पूरे देश में एक ही कंपनी गेहूं खरीदेगी और एक ही कंपनी बेचेगी मोनोपोली चलाएगी। तो मोनोपोली चलाएगी जी, फिर आप क्या कर लोगे और कोई भी क्या कर लेगा। फिर तो आप सोच रहे हो ना सर, कितनी बड़ी बात है कि आपके देश का जो अनाज है वो चंद लोग नहीं, एक परिवार नहीं, एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल इंसान की मुट्ठी में आ जाएगा, पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट हो जाएगा जी। क्या कर लोगे आप? ये बहुत, सिर्फ अनाज नहीं जी, कोई भी कंपनी कल को किसी में भी बड़ी मोनोपोली बना लेती है, आप क्या ही कर लोगे? नहीं, इन सारे हालातों में आपको कहीं ना कहीं मंदी की आहट नजर आ रही है। बिल्कुल सर। देखिए जी, ये एक बबल है। जब आप इकॉनमी को एक तरह से एक फर्जी तरीके से दिखाने लगते हो, आपको पता है जी, हरियाणा के अंदर भी आप ले लो, डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात करती है सरकार, तो जो टारगेट अचीव करना चाहिए था उसका 1% करती है। यानी अगर ये सारा आंकड़ों का खेल है, ये सारा आंकड़ों का खेल है जी। बात पता है क्या है जी, सरकार इनकी आदत क्या है जी, जैसे ही कोई आंकड़ों की बात करता है, जैसे ही कोई इकॉनमी की बात करता है, तू कॉकरोच है, तू आतंकवादी है, तू माओइस्ट है, ये तो देश के विरोध में। अभी क्या हो रहा है जी, देखा नहीं कहीं अलग अलग न्यूज़ चैनल में लोग आके कह रहे जी तेल महंगा हो गया। कोई नहीं जी, देश हित में तेल जितना महंगा हो जाए चलेगा। अरे इसमें देश का क्या हित है? देश कौन बनाता है? क्या देश एक केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या देश केवल एक राजनीतिक संगठन है? क्या देश केवल एक पार्लियामेंट है? क्या देश केवल एक पद है? नहीं, देश बनता है देश के हर नागरिक से। पेट्रोल डीजल का इफेक्ट तो देखिए और जब देश के ट्रांसपोर्टेशन पे भी पड़ेगा। हाँ, और देश के जब हर नागरिक के ऊपर वार पड़ रहा है, उस पर मार पड़ रही है, तो फिर देश हित में ये कैसे हुआ? मेरे को ये तो समझा दें। देश हित में तो ये बिल्कुल भी नहीं है जी। लेकिन ये क्या करते हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अरे सर, थोड़े दिन देखिएगा, ये नीट के पेपर लीक हुए ना, ये भी प्रोपेगेंडा बना देंगे कि पाकिस्तानी एजेंट डॉक्टर बनना चाह रहे थे इंडिया में, इसलिए हमने सारे नीट के पेपर लीक कर दिए। इनका कोई भरोसा थोड़ी है। ये तो किसी भी बात पे कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना के कह देंगे हमने देश हित के लिए ये करा है। ऐसे थोड़ी होता है सर। देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है 10वीं और 12वीं के बच्चे धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है ये। बच्चों की आंसर शीट नहीं मैच हो रही, एआई से आप चेकिंग करा रहे हो। रोज नया मामला सामने भाई साहब, एआई को हमारी कई बार आवाज समझ में नहीं आती, आप उस एआई से उम्मीद कर रहे हो हर बच्चे की हैंडराइटिंग वो समझे, क्या लिखा है, किस तरह से, किस, भाई हर सब्जेक्ट के अंदर रटा थोड़ी होता है, हर सब्जेक्ट के अंदर होती है। आप कैसे उम्मीद करोगे भी एआई सारा एग्जैक्ट करेगा आपका? बिल्कुल, एआई तो अभी चल रहा है। और आप सबसे बड़ी चीज देखिए ना, अभी पूरी विकसित नहीं है। और अगर आपने करना ही है तो जैसे फिर बाकी देशों में स्टैंडर्डाइज पेपर टेस्ट होते हैं जिसके अंदर मार्क करे जाते हैं आंसर, आप वो कर दो। कम से कम उसके अंदर हमें ये भरोसा तो है कि जो कंप्यूटर है वो सही चेकिंग तो करेगा। बिल्कुल, आप वो भी नहीं कर रहे, तो आप कर क्या रहे हो? आप अपने देश के युवाओं को, बच्चों को आप परेशान कर रहे हो। नीट वाले मामले का आपने जिक्र किया, आपकी पार्टी ने स्टूडेंट के हक में प्रदर्शन भी किया। 22 लाख स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। सिर्फ 22 लाख स्टूडेंट नहीं सर, इसके अलावा आप ये देखो ना, ये स्टूडेंट क्या बनते, ये डॉक्टर बनते, ये देश में कितने करोड़ों लोगों का इलाज करते। अगर कोई गलत इंसान डॉक्टर बन जाता है, और ये तो दुनिया में, चलो ये सारी बात पता चल गई पेपर लीक की और ये सारी, नहीं तो आप सोच रहे हो ना किस प्रकार से लोग डॉक्टर बन रहे हैं। आप कराओगे इलाज? भगवान करे भाई किसी के घर में दुख ना आए, लेकिन कैसे पता भाई किस पे भरोसा कर लो जब पूरे सिस्टम के अंदर ऐसा हो गया है। आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, तो आप इसको क्या देखते हैं? क्या ये यूथ का सारा गुस्सा है जो रातों रात इतने कमेंट्स आ जाने, इतने लाइक आ जाने, इतने मेंबरशिप ड्राइव तो उन्होंने चलाया भी नहीं और फिर भी मेंबरशिप आ गई इतनी? ये यूथ का गुस्सा है, ये इस देश के युवक का क्रोध है जो निकल करके आया है। और वो क्रोध ऐसे नहीं जाएगा, अगर आप दबाओगे वो नहीं जाएगा। क्या होगा जी, आप दबाने की कोशिश करोगे, वो कह देगा ठीक है भाई आप नहीं चाहते मैं ये पेज फॉलो करूँ, पेज बैन करेंगे ना। आप 2 करोड़ युवाओं को जाके घर पे तो अरेस्ट करने से रहे, बिल्कुल आप पेज बैन कर दोगे तो लोग ठीक है भाई मैं पेज बैन कर देता हूँ, वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेगा। नहीं, लेकिन ये आपको, वो युवा जब अपने दोस्तों के बीच में बैठेगा, जो उसके विचार हैं, आपको क्या लगता है हम बैठते हैं, लोग बैठते हैं, हम क्या आपस में बात नहीं करते? करते हैं ना। बिल्कुल, आप उन विचारों को, पूरे देश में जिक्र यही है, जिक्र है ना, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है ना, लोग बैठते हैं तो ये बात करते मैन हैं। टू मैन।
तो आप कैसे रोक दोगे इसको? कहाँ तक रोकोगे आप? ये बहुत बड़ी एक बड़ी गलत सोच है सरकार की कि बस एक हमने कहीं पर इंटरनेट बंद कर दिया, ओहो लोग बात नहीं करेंगे, हमने कहीं पर पेज बैन कर दिया, लोग बात नहीं। सर लोग तो बात करेंगे ही करेंगे, आप जवाब क्या दे रहे हो, लोग ये सुन भी रहे हैं। अर्जुन जी, आज तक विश्व में जितनी जन क्रांतियाँ हुई हैं यूथ ने की है, चाहे वो चाइना की बात करें, अभी लेटेस्ट नेपाल की बात आपने देखी, आसपास हमारे सराउंडिंग जितने स्टेट्स हैं सब में हमने देखा। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का लगता है आपको कि ये यूथ जो है वो जाग रहा है, कोई क्रांति लाएगा देश में? देखिए जी, मैं एक चीज़ कहूँगा कि भारत में पहली बार क्रांति नहीं आई, भारत में अनेकों बार क्रांति आई है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में जिन जिन लोगों ने क्रांति लाने का काम करा है, उन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने का काम करा है, उस डेमोक्रेटिक तरीके को अपहोल्ड करके क्रांति लाने का काम करा है। ये बहुत बड़ी बात है सर। आप देखिए युवा में आज क्रोध है, देखना ये क्रोध निकलेगा, लेकिन युवा किसी को मारेगा नहीं, वोट के रूप में निकलेगा। वोट के रूप में निकलेगा। भारत का युवा बहुत समझदार है। भारत का युवा अपने देश को दुनिया के आगे बदनाम नहीं करेगा। ये अगर कोई सोचता है कि ये युवा ऐसे कर देगा, नहीं सर, हमें अपने देश से प्यार है। और आप पूछ लो सर, शायद पिछली पीढ़ी इतना ना करे, आने वाली जो पीढ़ी है ना, ये अपने देश से बहुत प्यार करती है। ये वो बच्चे हैं जो अपनी बाहर की पढ़ाई छोड़ के आज एनजीओ बना रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सोशल जस्टिस लाने के हैं, नए स्टार्टअप लग रहे हैं, और ऐसे लग रहे हैं जिसमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं ये बच्चे। बिल्कुल, इनको अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, इस देश को ये बदनाम नहीं करेंगे। जिन लोगों ने बदनाम करा है ये उनको सत्ता से बाहर करेंगे। कौन किसकी सत्ता आती है, क्या आती है, भविष्य मैं नहीं बता सकता, लेकिन देश का युवा बदलाव लाने की क्षमता रखता है, और जब मन बना लेता है तो बदलाव लाता है। किस रूप में आएगा सर, आप नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। हालिया घटना हुई रोहतक की, उस पर आप क्या कहेंगे? सर इस पर क्या कहना है? देखिए जी, एक सीधी सी बात है, हम जब वहाँ पर गए तो मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गया, और उसी तरह से एक पब्लिक सर्वेंट से मिलने गया। दोनों तरफ से रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए। जब एक तरफ से अगला अगर किसी भी प्रकार की प्रोटोकॉल ब्रेक करने की कोशिश करता है तो सर ये उसकी तरफ से बहुत गलत चीज़ है। एंड जबकि प्रोटोकॉल में मैं उनसे सीनियर भी हूँ। जब आप इस प्रकार से प्रोटोकॉल ब्रेक करते हैं, जब आप इस प्रकार से डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए जी, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जिनके साथ आप किसी भी प्रकार की कोई भी बदतमीज़ी करें और वो सुनते रहेंगे। मैं बदतमीज़ी नहीं सहन करूँगा। नहीं, जैसे आईपीएस एसोसिएशन ने कंडेम किया है, उस तरह आप ही स्पीकर साहब को इसकी सूचना दे रहे हैं। मैं प्रिविलेज कमेटी में जाने का काम करूँगा, और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, मैं अभी तक उनसे मिला नहीं, मैं उनसे मिलूँगा और मैं अपना पक्ष रखूँगा, और मैं प्रिविलेज कमेटी में मैं अपना इस केस को आगे देने का काम तो ये जो एसपी साहब का रवैया था, क्या ये रोहतक का लॉ एंड ऑर्डर पे आपने जो सवाल उठाए थे फेलियर पे, उसी का नतीजा था? देखिए जी, वैसे एक बात तो आपने बड़ी ठीक कही है, एसपी साहब मेरे पे इतना फोकस कर रहे हैं कि मैं डीसी साहब से क्या बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा उनको अपने ज़िले पे फोकस करना चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है रोहतक में, उनको ये इस प्रकार की राजनीतिक चीज़ों से हट करके उनको अपने ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए। तो ये क्या किसी का इशारा था, अफसरशाही हावी थी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। सबसे पहली बात देखिए जी, अगर किसी को लगता है मेरा किसी से कोई पर्सनल द्वेष है तो उनकी बहुत गलतफहमी है। मेरा कभी किसी से कोई द्वेष नहीं रहा। मेरी लड़ाई हमेशा जनता की लड़ाई रही है। मुद्दा लेकर के गया तो जनता का मुद्दा लेकर के गया, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लेके गया, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए गया, और वो मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। कोई अगर मेरी जिम्मेवारी मुझे निभाने से रोक रहा है तो फिर भाई मैं उसके अंदर पीछे नहीं हटूंगा। यदि मैं आपकी जिम्मेवारी निभाने से आपको रोक रहा हूँ तो आप बोलिए, लेकिन आप मुझे मेरी जिम्मेवारी निभाने से आप नहीं रोक सकते। अर्जुन चौटाला को जानने वाले कहते हैं कि वो गाली देना तो दूर, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। तो कल जो ये गाली वाला ट्रोल हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फैब्रिकेटेड है जी। आप मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और तमाम लोग मेरे को जानते हैं। मैंने, चाहे मेरे जूनियर भी हो, मैं उनको भी सर बोलता हूँ। इसमें कोई वो नहीं है सर, हमें स्कूल से, बचपन से हमें ये सिखाया है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने कहा कि
एक कहावत है जी, इज़्ज़त ना देने से मिलती है, मांगने से नहीं मिलती। जी। हम देते हैं लोगों को इज़्ज़त, हमें मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी मैं डीसी कार्यालय गया था, मेरी बहुत ही सार्वजनिक रूप से डीसी साहब से बात हुई, बहुत आराम से मिला हूँ मैं उनसे। आज और तो पहली कुछ बार नहीं नहीं, सिर्फ आज की बात नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं पहली बार ज्ञापन देने नहीं गया। बिल्कुल। कोई भी राजनीतिक संगठन पहली बार नहीं गया होगा। मैं लगातार हरियाणा में पिछले 5-6 साल से, जब जब हमारे संगठन में कहीं पर भी मेरी जिम्मेवारी लगी है, मैं मेवात गया था, हर ज़िले में गया हूँ जी, इसमें वो क्या, और सिरसा में मल्टीपल बार गया हूँ। इस प्रकार का रवैया मैंने आज तक नहीं देखा। हम जाते हैं तो, क्योंकि ज्ञापन देने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, डीसी साहब अक्सर, क्योंकि ऑफिस में क्या है कि सारे लोग नहीं आ सकते, जब आपके साथ इतने सारे लोग होते हैं, और कौन लोग हैं, वो पब्लिक के लोग हैं ना। जब इतने सारे लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है जी, ऑफिस में नहीं आ सकते, तो अक्सर वो नीचे पोर्च तक आते हैं, और क्या कहते हैं, गेट तक भी नहीं आते, हम अंदर आ जाते हैं, वो नीचे तक आ जाते हैं सीढ़ियों से, वो लेते हैं, धन्यवाद हम उनका करते हैं, क्योंकि देखो उनके हाथ में भी नहीं है, वो आगे भेजना है। हाँ, वो तो जैसे राजदूत है, सरकार के दूत हैं, वो आगे तक उसको वो भूमिका निभा रहे हैं, आवाज़ को पहुंचाने का काम करे, तो इसमें कोई पीछे हटने वाली भी चीज़ नहीं होती। उन्होंने तो कोई डिसीजन लेना नहीं इस पे। और जैसे कि मैंने कहा, आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं होते देखा, क्योंकि उनको भी पता है कि जी ये तो हमारी ड्यूटी है, वो अपनी निभाते हैं अच्छी तरह से। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भी मैं कोई, कहीं ना कहीं उनके मन में कोई शायद से कोई राजनीतिक कीड़े होते होंगे, कोई प्रकार की कुछ ऐसी बातें होती होंगी, या जो भी उनके कारण है, कईयों को अपनी जो पावर मिलती है, कईयों को एक तरह से पचती नहीं है, वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत है। नहीं तो अर्जुन जी तो सॉफ्ट स्पोकन है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो आप जो कह रहे हैं अभी, कई बार हमने ज्ञापन दिए, कई बार प्रदर्शन किया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो ये कल ही ऐसा क्यों हुआ? देखिए जी, क्योंकि सब जगह सबसे हमारी बड़े सभ्य तरीके से बात होती है। जब हम गेट पर पहुंचते हैं तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी उनका, देखिए जी, ज्ञापन देने से पहले हम हमेशा एक दिन पहले जाके उनके ऑफिस से संपर्क करने का काम करते हैं। हमारे संगठन के प्रधान या जिनकी भी ड्यूटी है, जो प्रभारी हैं, वो जाते हैं, संपर्क करते हैं, उनको टाइम बताते हैं कि कितने बजे तक हम आएंगे, क्या आप आ पाओगे। वो बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं नहीं जी मैं नहीं आ सकता, ठीक है जी, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन आएगा, आप बताइए। वो बताएंगे जी ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ठीक है, ये बात हो जाती है। हम जाते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है या जो भी होता है, वो मैसेज कर देते हैं, वो आते हैं, लेके चले जाते हैं। ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये फर्स्ट टाइम हुआ? तो यहाँ पर समय देने के बावजूद 5 मिनट कह के जो ये वेट कराना है, तो देखिए जी, लोग पागल नहीं हैं जो अपना काम छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ पर आपके बीच कोई बात रखने के लिए आए हैं, तो कोई ज़रूरी बात होगी, और आपके हाथ में नहीं है। इनसे पहले सीटीएम या एसडीएम आए थे? हाँ, आए थे, लेकिन भाई जब आपसे हमारी बात हो रखी है, जब आपने टाइम दिया है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? और सज्जन गुप्ता जी जो डीसी है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, तो आप अपने ऑफिस में बैठे हो, एक एमएलए, सिटिंग एमएलए आपको बुला रहा है, क्या प्रोटोकॉल नहीं कहता कि आपको आना चाहिए? बिल्कुल कहता है। किसने करा उल्लंघन? ये मैंने करा, इन्होंने करा। तो देखिए जी, बार और एक बार नहीं, बार बार करा। आप कितनी किसी की पेशेंस टेस्ट करेंगे? ये क्रोध मेरा नहीं था जी, ये सबका था। वहाँ महिलाएं बैठी जो वेट कर रहे थे। बिल्कुल, महिलाएं बैठी थी, युवा बैठे थे। आप अगर तस्वीरें देखें, मैं तो बहुत देर बैठा हूँ जी, और मेरे को कोई बैठने भी आशंका नहीं है। मेरे को डीसी साहब कह देते हैं ना जी, हम 5 घंटे बाद आएंगे, तो जी हमारे अंदर क्षमता है, हम तो दिन रात बैठते हैं, हम तो सड़क पर बैठते हैं जी दिन रात, हमें इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन टाइम देने के बाद जब आप गलत टाइम देने के बाद आप नहीं आते, और उसके बावजूद जब आप प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, तो देखिए जी, हर चीज़ की सहन करने की एक हद होती है। आज अशोक वानीवाला जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपके जिला प्रधान जो लाली जी हैं, उनके ऊपर कहा कि उन्होंने बनिया जात के ऊपर एक विशेष टिप्पणी की। देखिए जी, इस प्रकार से ना तो मेरे सामने उन्होंने कोई टिप्पणी की, ना मुझे लगता वो कभी भी इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। और मैं कांग्रेस के विपक्ष के साथियों को कहूँगा कि हम क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, इससे ज़्यादा आप अपने संगठन पर जोर दीजिए। आप अपना संगठन संभालिए। आप समाज को इस तरह की बातें करके
बेफालतू में आप बांटने की कोशिश ना करें। महंगाई तो पूरे देश में बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। कांग्रेस करती क्या है सर, विधानसभा जो बैठते ही नहीं है विधानसभा में। अरे विरोध प्रदर्शन करने के लिए तो सर यहाँ तो गर्मी है, विधानसभा में तो एसी चलता है, ये तो वहाँ नहीं बैठते। इनके लिए इतना था कि भाई पेंशन बंदगी तुम्हारी, सत्ता सुत्ता तो इन्होंने क्या ही देखनी है कभी, ये अपनी पेंशन बंधा के राजी है इनको। नहीं तो फिर वो जो आप जो आरोप लगाते हो बेटिंग वाला, वही साबित होता है। भाई कर्म से पता चलता है। मैं एक चीज़ कहता हूँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ और वो क्या कह रहे हैं उस पर जाओ मत ना, वो क्या कर रहे हैं आप देखो। आप विधानसभा की कोई क्लिप उठा लो, आप देखिए वो कितनी देर बैठते हैं, या एलओपी कितनी बात करते हैं, लोगों की कितनी बात करते हैं, या फिर वो बैठते ही कितनी देर है, ये देख लीजिए। सड़कों पे कौन ज़्यादा है, सड़कों पे कौन घूम रहा है, आप ये देख लीजिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। अर्जुन जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आप यूथ के नाम संदेश दीजिए। जैसे आपने बात की भी यूथ क्रांतियाँ लाया है, पर हिंदुस्तान का यूथ जो है अपने देश से प्यार करता है, वो किसी तरह का हिंसक प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर क्रांति आएगी तो अलग तरीके से आएगी। देखिए जी, ये सच्चाई है। आप एक चीज़ देखिए जी, हमने अंग्रेज़ों से भी अगर आज़ादी ली तो देश का नुकसान नहीं होने दिया। उल्टा अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के बाद भारत को एकजुट करा गया। ठीक है, भारत में कितने विभिन्न राज्य थे। जो आज का जो भारत है ना, बिल्कुल, वो इतिहास में किसी समय अशोका के समय में होता था, या फिर उसके बाद अंग्रेज़ जब गए, उसके बाद जब भारत संगठित हुआ ना, तब जाके वो भारत बना। नहीं तो उससे पहले कभी भारत तो वो वाला भारत तो था, या तो महाभारत के समय था, अखंड भारत जिसको कह देते हैं, या फिर अशोका ने करा था जब पूरे भारत को एकजुट करा था, बिल्कुल, या फिर उसके बाद अब जाके हुआ जब आज़ादी मिली, जब सारे विभिन्न राज्य मिलके एक देश बना। तो हमारी तो देखो ना, आज़ादी भी वो आज़ादी हुई, हमारी क्रांति भी वो आज़ादी हुई जिसमें टूटे भारत को हमने जोड़ने का काम करा। हमारे पूर्वजों ने करा। और उसी प्रकार से जब इमरजेंसी का दौर आया तो देश भर का युवा क्रांति लेके आया। आप ये देखिए, उन्होंने बांटा नहीं देश को, देश में अपनी आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि जब चुनाव होए भी सही तरीके से भी होए और सरकार को उसका जवाब भी मिला। उसी प्रकार से लगातार जब भी कोई देश के अंदर कभी भी कोई बड़ी, किसी भी तरह से किसी प्रदेश में भी कोई बड़ी मूवमेंट भी हुई है, तो हमेशा क्योंकि बात सिर्फ हिंसा की नहीं है। मैंने क्या बोला, देश का युवा देश से प्यार करता है जी, इतना तो हमें पता है, हम प्यार करते हैं अपने देश से। हम कभी नहीं चाहेंगे जी कि देश का कहीं पर नुकसान हो। देश को अगर कोई भी कुछ गलत भी बोलता है तो जी हम एकजुट खड़े हैं। पर हम ये भी सरकार से उम्मीद करते हैं, जहाँ हम देश के लिए खड़े हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है। और मैं तो हर युवा को कहूँगा, भाई हर युवा की जिम्मेवारी बनती है, आपका जिम्मेवारी से ज़्यादा आपका हक बनता है कि आप इस सरकार से सवाल करें। क्योंकि सत्ता पक्ष में लोगों को सत्ता बिठाया अगर है तो वो आपने बिठाया, अगर आप सवाल करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, सवाल करना आपका हक है। अर्जुन जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, सवाल करें। पर लेकिन आपने जैसे इमरजेंसी की बात याद कराई, अब तो ऐसा लगता है जैसे अघोषित इमरजेंसी हो। कई बार घोषित होती है, कई बार नहीं होती। तानाशाही के जी कई रूप होते हैं। तमाम चीज़ों पे जिन पर हमने बात करी, ये एक संकेत देता है कि किस प्रकार से ये सरकार का रवैया भी अब तानाशाह होता जा रहा है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।